बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम आज चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी हम हीट कैपेसिटी को कितना स्पेसिफिक रख सकते हैं, कितनी हीट बढ़ा सकते हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जब जानते हैं कि अगर हम बॉडी में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं, जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर करते जाते हैं तो कोई भी चीज़ जो सी है उसमें हीट भी क्या होती जाती है, उतनी ही इंक्रीज़ होती जाती है। ये तो आप सब जानते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जैसे सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बाउल है, ठीक है। ये हमारे पास एक बाउल है, इसके अंदर मैंने क्या डाला हुआ है, इसमें मैंने वाटर डाला हुआ है। अब जैसे ही क्या करते हैं, मैं यहाँ से इसको हीट प्रोवाइड करती हूँ, या टेम्परेचर इंक्रीज़ करती हूँ, तो इसकी हीट भी ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। जैसे ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचेगा, ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा। बेसिकली अगर आप हीट इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो हीट इंक्रीज़ होगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास हीट और टेम्परेचर का जो रिलेशन होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं कि हीट और टेम्परेचर का जो रिलेशन होता है वो हमारे पास होता है डेल क्यू। डायरेक्ट रिलेशन होता है डेल टी के साथ। डेल टी का मतलब होता है, इसको हम डेल्टा कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसकी डेल है, ठीक है। डेल्टा हम इसे कहते हैं, डेल्टा टी का मतलब होता है टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज आएगा, हीट में भी चेंज आएगा। अगर हम हीट कम करते हैं टेम्परेचर कम हो जाएगा, हीट ज़्यादा करते हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। ये जो साइन होता है ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन होता है, और उसका मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशन है, यानी एक के कम या ज़्यादा होने से दूसरी भी ऑटोमेटिकली कम या ज़्यादा हो जाएगी। अगर कम हो रही है तो कम हो जाएगी, ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा हो जाएगी। अब दूसरी चीज़ कि हीट किस पे डिपेंड करती है। अब सपोज करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं नीचे। सपोज करती हूँ मैं, यहाँ पे एक हमारे पास गिलास है, ठीक है। ये समझे गिलास है। अब इसमें हमने क्या डाला हुआ है, वाटर डाला हुआ है। अब जैसे ही इसमें पानी है, इसका मैस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। समझे मैंने इसका मैस तकरीबन रखा हुआ है, सपोज कर ले 1 kg इसका मैस है। अब जब मैं इसे हीट प्रोवाइड करूँगी तो हीट मुझे उतनी ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी जितना इसका मैस है। अब सपोज करें जो मैंने बाउल में पानी डाला हुआ है वो मेरे पास क्या है, 2 kg है। अब हीट उतनी प्रोवाइड हो रही है जितना उसका मैस है, क्योंकि मैस के ऊपर इसलिए डिपेंड करती है, हीट क्या करती है, हर मालिक्यूल से टेम्परेचर जो हीट होती है उसको ट्रांसफ़र करती है अदर मालिक्यूल्स में। इसी तरह हम कहते हैं कि जो हीट होती है वो हमारी किस पे डिपेंड कर रही होती है, हीट हमारी डिपेंड कर रही होती है उसके मैस पे। यानी अगर मैस कम होगा तो हमें कम हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मैस ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, यानी हीट जो आपके पास है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है और मैस पे भी डिपेंड करती है। अब हमारे पास यहाँ पे भी हीट है, यहाँ पे भी हीट है। अब हम इसको लिख सकते हैं ना, डेल क्यू डायरेक्ट रिलेशन एम डेल टी। अब ये देखिए, इससे हमें क्लियर हो जाता है कि हीट का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो किस किस के साथ है, वो मैस के साथ भी है और टेम्परेचर के साथ भी है, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या फाइंड करनी थी, हमने फाइंड करनी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या फाइंड करनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हम क्या करते हैं, हम सिंपल इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो उसकी जगह में कांस्टेंट लगाते हैं, उस पर हम लिख देते हैं, हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाता है डेल क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल टी। और ये सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये सी रिप्रेजेंट कर रहा होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, ठीक है। ये सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को शो कर रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब बेसिकली हम देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, अगर हमने सिर्फ स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है किसी भी सब्सटेंस की, तो हम क्या करेंगे, इस सी को जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे, डेल क्यू हमारे पास ऊपर आ जाएगा और एम डेल टी हमारे पास क्या करेगा, नीचे चले जाएगा। ये तो हमारे पास हो गया इसका फॉर्मूला कि हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को फाइंड करना है तो हम उसको इस तरीके से फाइंड करेंगे। अब हम इसका यूनिट निकालना सीखते हैं कि इसका यूनिट किस तरीके से निकाला जाता है। तो बहुत आसान है इसका यूनिट निकालना भी। अब ये देखें इसका यूनिट हम कैसे निकालते हैं, सिंपल है। आपके पास क्या है, डेल क्यू हीट का यूनिट क्या होता है, जूल, हम यहाँ जे लिख देते हैं। मैस का क्या होता है आपके पास, मैस का होता है केजी। टेम्परेचर का क्या होता है, के, केल्विन। अब देखिए जैसे ही हम लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जे
किलोग्राम के -1। हमारे पास ये आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट। अब हम इसका यूनिट भी निकाल लिया। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम मास ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू 1 गैलन। अब इसमें उन्होंने क्या बताया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली होती क्या है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में अगर हम क्या करते हैं, मैस हमारे पास होगा 1 kg मैस में अगर हम 1 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसमें क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी 1 किलोग्राम और 1 केल्विन दोनों में एक जैसा ही आ रहा है। 1 किलोग्राम मैस में 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की इम्पोर्टेंस फाइंड करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। ओके स्टूडेंट, इंपॉर्टेंस देखते हैं लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की। अब सिंपल हम इसमें ये जो टॉपिक है इसमें हमारे पास एमसीक्यूज भी आ जाती हैं और हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें हमें 2-3 चीज़ें हैं जो याद रखनी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने जो याद रखना है कि हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, जो कि बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास होती है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ओके स्टूडेंट, ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है वो हमेशा यही रहती है। ठीक है, कांस्टेंट रहती है। अब एक और चीज़ इसमें बताते हैं कि हमारे पास जो ड्राई सॉइल की होती है, ड्राई सॉइल की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो हमारे पास कितनी होती है, वो हमारे पास होती है तकरीबन हमारे पास होती है 810 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन हमारे पास इतनी होती है। अब इतना आपने याद रखना है कि जो हमारे पास टेम्परेचर होता है सॉइल का वो कितने टाइम्स इंक्रीज होता है, 5 टाइम इंक्रीज होता है मैस ऑफ द वाटर से। ठीक है, 5 टाइम इंक्रीज होता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो टेम्परेचर होता है, आपने देखा होगा कि सडनली हमारे इन्वायरमेंट में टेम्परेचर फॉल हो जाता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है, वो किस पे डिपेंड करता है, यानी वेकेशन में वेरिएशंस जो आ रही होती है, वेरिएशंस आ रही होती हैं समर में, विंटर में, वो किस वजह से वेरिएशंस आ रही होती हैं। ये सारा कुछ होता है एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से होता है, जिसे अगर हमने, आपको याद होगा कि हमने देखा हुआ है कि हमारे जो मौसम में चेंज आता है, जैसे सर्दी गर्मी, ये सारी वेरिएशंस जो आती हैं वो हीट कैपेसिटी की वजह से आती हैं, स्पेसिफिक हीट की वजह से आती हैं। ओके स्टूडेंट, ठीक है। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं जो हमारे पास बेसिकली वाटर है ना, हमारे पास वो सबसे ज़्यादा लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है ना, वो हमारे पास होती है वाटर की। ये हमारे पास होती है किसकी, लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास होती है वाटर की सबसे ज़्यादा। अगर आपको ये पूछा जा सकता है, अभी हमारे पास सवाल ही पता होता है कि हमारे पास वाटर की लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यों होती है, क्योंकि वाटर में एक ऐसी खासियत होती है कि ये एनर्जी को स्टोर भी कर सकता है और कैरी भी कर सकता है। ठीक है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी को स्टोर कर सकता है। अब देखिए, जैसे सपोज करें कि आपकी गाड़ी का जो इंजन है, जब इंजन गर्म हो जाता है तो आप क्या करते हैं, उसके ऊपर पानी डालते हैं, तो पानी में खासियत होती है कि वो क्या कर सकती है कि पानी जितनी भी एनर्जी होती है, जितनी भी हीट होती है, उसको कंट्रोल कर लेती है, जिसकी वजह से जो इंजन होता है वो ठंडा हो जाता है और आपकी गाड़ी जो होती है वो चलना शुरू कर देती है। ठीक है, और दूसरा ये है कि हमारे पास ये सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में भी यूज़ होते हैं। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में जो हॉट वाटर होता है वो कैरी करता है थर्मल एनर्जी को। मैं आपको सेंट्रल हीटिंग सिस्टम का एक रफ सा स्केच बता देती हूँ बनाकर। अब जैसे ये देखें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए मैं एक छोटा सा स्केच यहाँ पे ड्रॉ किया। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्केच ड्रा कर दिया ताकि आपके समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं छोटा सा स्केच। ओके स्टूडेंट, ने थोड़ा रफ सा मैंने स्केच ड्रा किया है। यहाँ पे हमारे पास होता है रेडिएटर।
रेडिएटर का क्या काम होता है, यहाँ से वाटर जो है थर्मल एनर्जी को बाहर देता है। वाटर गिव्स आउट थर्मल एनर्जी। ओके, थर्मल एनर्जी को ये क्या करता है, यहाँ से बाहर निकालता है। दूसरा ये है, यहाँ से यहाँ पर लगा होता है हमारे पास बॉयलर। बॉयलर है, जाहिर सी बात है, हीट मिल रही है नीचे से, जैसे हीट मिलती है तो वाटर क्या करता है, थर्मल एनर्जी को ऊपर लेके जाता है। वाटर टेक थर्मल एनर्जी, ठीक है। फिर रेडिएटर तक जाता है, फिर रेडिएटर में वाटर टेक्स थर्मल एनर्जी, फिर क्या करता है, थर्मल एनर्जी को कैरी करता है, फिर बॉयलर से होता हुआ किस में चला जाता है, रेडिएटर में चला जाता है, और रेडिएटर से जिस जिस जगह पर हीट को प्रोवाइड करना होता है इनसाइड द हाउस, वहाँ पर हीट को प्रोवाइड कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।